मसूरी से 70 किलोमीटर आगे देवदार किला के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था, जहां जीपीएस के सिग्नल और इंसान की उम्मीद दोनों ही दम तोड़ देते हैं। गाड़ी एक विशाल जर्जर बंगले के सामने रुकती है। चारों तरफ घना कोहरा है। आर्यन अपनी गाड़ी से उतरता है। क्या जगह है। वो अपना बैग उठाता है और बंगले के दरवाजे की ओर बढ़ता है। आर्यन उसे खटखटाता है। दरवाजा खुलता है। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। ये विशन काका है। साहब आ गए। लगा नहीं था कि इस मौसम में कोई अपनी जान, मेरा मतलब है अपना वक्त यहाँ बिताने आएगा। अरे रास्ते ने तो पूरी कोशिश की थी मुझे रोकने की काका। अब अंदर आ सकता हूँ? बाहर हड्डियां गलाने वाली ठंड है। ठंड? हाँ ठंड तो है। आइए आइए। आर्यन अंदर कदम रखता है। हवा में सीलन और किसी अजीब सी जड़ी बूटी के गलने की गंध है। विशन काका ने मुझे बताया कि इस विला में पिछले 10 सालों से कोई रुका ही नहीं। मुझे तो यही चाहिए था, दुनिया से पूरी तरह से कट जाना। लेकिन पहली रात मुझे एहसास हो गया कि कट जाना और फंस जाना में बहुत बारीक फर्क होता है। रात के 11 बज रहे हैं। आर्यन अंगीठी के सामने बैठा है। वो अपनी डायरी में कुछ लिख रहा है। अचानक उसे लगता है कि खिड़की के कांच पर किसी ने नाखून से खरोंचा है। कौन है? आर्यन उठता है और खिड़की के पास जाता है। बाहर घना कोहरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वो जैसे ही मुड़ता है, विशन काका उसके पीछे खड़े मिलते हैं। आर्यन डर के मारे उछल पड़ता है। अरे काका, आप तो डरा ही देते हैं। आग को अकेला नहीं छोड़ते साहब। ये बुझ गई तो वो अंदर आ जाएगी। वो कौन? उसे पहाड़ी लोग सर्दियों का छलावा कहते हैं। दरअसल उसे ठंड पसंद नहीं, इसलिए वो दूसरों की गर्मी चुरा लेती है। काका आप जाइए, आप सो जाइए, मैं आपका ध्यान रखूंगा। दरवाजा मत खोलिएगा साहब, चाहे कोई भी हो दरवाजा मत खोलिएगा। विशन काका अंधेरे गलियारे में गायब हो जाते हैं। इंसान का दिमाग भी अजीब चीज है। हम जिस चीज से इनकार करते हैं, अवचेतन मन उसी का ताना बाना बुनने लगता है। काका की बातें अंधविश्वास थी, मैं जानता था, लेकिन उस रात मैंने उसे देखा। आर्यन को विशन काका की चेतावनी याद आती है, लेकिन तर्क हावी हो जाता है। कोई मुसीबत में हो सकता है। वो सोचता है। वो दरवाजा खोलता है। दहलीज पर एक युवती खड़ी है। उसने कोई जैकेट नहीं पहना है, सिर्फ एक लाल रंग की शॉल है जो उसके कंधों पर लिपटी है। उसका चेहरा चांद की तरह सफेद है और होंठ नीले पड़ने के बजाय ताजे खून जैसे लाल है। वो कांप नहीं रही है। आप यहाँ इतनी ठंड में? मेरी गाड़ी खराब हो गई है। क्या मैं थोड़ी देर के लिए आग के पास बैठ सकती हूँ? मुझे बहुत ठंड लग रही है। आर्यन एक पल के लिए हिचकिचाता है। उसका तर्क कहता है कि कोई भी इंसान इतने हल्के कपड़ों में इस तूफान में जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश है, एक ऐसी गर्मी जो आर्यन को अपनी ओर खींच रही है। जी जरूर, आप अंदर आइए, आप जम जाएंगी बाहर। वो अंदर आती है। जैसे ही वो आर्यन के पास से गुजरती है, आर्यन को एक झुलसा देने वाली गर्मी का एहसास होता है। मेरा नाम आर्यन है, और आप? अनामिका, क्योंकि मेरा कोई नाम नहीं है। अगले 2 दिन धुंध में बीते। अनामिका कहीं नहीं गई। अनामिका अजीब थी। वो खाना नहीं खाती थी, बस आग को घूरती रहती थी। और विशन काका, वो तो गायब ही हो गए थे। मैं उनके कमरे में गया, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। अनामिका ने कहा कि वो शायद नीचे गांव चले गए होंगे। मुझे उस पर यकीन करना पड़ा, या शायद मैं करना चाहता था। तुम्हें अजीब नहीं लगता अनामिका? 3 दिन हो गए और तुम ना सोई हो ना तुमने कुछ खाया है, और ये गर्मी। तुम्हारे पास आते ही मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी रेगिस्तान में हूं। क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता आर्यन? पर ये सामान्य नहीं है। मुझे चक्कर आ रहे हैं। आर्यन उठने की कोशिश करता है,
लेकिन उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं। मत जाओ, मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। एक मुसाफिर की जो सर्दी से इतना डरता था कि उसने आग से सौदा कर लिया। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, दबी हुई घुटती हुई चीख। साहब, दरवाजा! ये विशन काका की आवाज थी। वो यही है। वो बस हवा है आर्यन, बैठो। नहीं, मुझे देखना है। आर्यन अपनी पूरी ताकत बटोर कर खड़ा होता है और आवाज की दिशा में भागता है। वो तहखाने के दरवाजे पर पहुंचता है। आर्यन मोबाइल की टॉर्च चलाता है और सीढ़ियां उतरता है। तहखाने में बर्फ जैसी ठंड है। वहां पुराने फर्नीचर के बीच एक कोने में बिशन काका बंधे हुए पड़े हैं। उनका शरीर नीला पड़ चुका है। काका, काका किसने किया ये? आर्यन उनकी रस्सियां खोलने लगता है। तुमने उसे अंदर आने दिया? मैंने कहा था कि दरवाजा मत खोलना। वो कौन है काका? वो कहती है कि उसकी गाड़ी खराब हुई थी। गाड़ी? वो 40 साल पहले मर चुकी है। वो गर्मी नहीं देती, वो आपकी गर्मी चूसती है। आपको लगता है आपको गर्मी लग रही है? अपना हाथ देखिए। आर्यन अपनी टॉर्च की रोशनी अपने हाथ पर डालता है। ये उसका छलावा है। भागिए साहब, आग जलाइए। तभी सीढ़ियों के ऊपर एक परछाई उभरती है। अनामिका खड़ी है, लेकिन अब वो खूबसूरत युवती नहीं है। उसकी त्वचा पारदर्शी है, जिसके नीचे नीली नसें धड़क रही है। उसके बाल अब काले नहीं, बल्कि सूखे हुए सफेद रेशों जैसे हैं। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही है। तुमने खेल खराब कर दिया आर्यन, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उस पल मुझे समझ आया कि डर का असली चेहरा चीखना चिल्लाना नहीं होता। डर का असली चेहरा वो लाचारी है, जब आपको पता चले कि आपकी अपनी इंद्रियां आपसे झूठ बोल रही थी। मुझे गर्मी लग रही थी, जबकि मैं असल में जम रहा था। अनामिका हवा में तैरते हुए नीचे आती है। साहब, मेरी जेब में माचिस है, इसे जला दीजिए। आर्यन कांपते हुए अपनी सुन्न पड़ चुकी काली उंगलियों से काका की जेब टटोलता है। अनामिका अपना हाथ बढ़ाती है। मेरे पास आओ आर्यन। दूर रहो मुझसे। आर्यन को माचिस मिल जाती है। पास ही केरोसिन का कनस्तर पड़ा है। अनामिका झपटती है। आर्यन कनस्तर को अपने और उसके बीच जमीन पर फेंकता है और माचिस जलाता है। आग का एक गोला लपकता है, लेकिन ये आग अजीब है। ये अनामिका को जला नहीं रही, बल्कि उसके आर पार निकल रही है। अनामिका जोर से हंसती है। तुम मरे हुए को कैसे मारोगे? ये आग मुझे नहीं छू सकती। आग की रोशनी ने कमरे के कोनों को रोशन कर दिया और वहां आर्यन ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका खून पूरी तरह पानी बन गया। वहां एक लाश पड़ी थी और उस लाश ने वही कपड़े पहने थे जो विशन काका ने पहने हैं। आर्यन झटके से अपनी गोद में लेटे विशन काका की ओर देखता है। विशन काका दुख भरी मुस्कान के साथ आर्यन को देख रहे हैं। काका, वो लाश? मैं तो 10 साल पहले ही मर गया था साहब। मैं तो बस आपको बचाने की कोशिश कर रहा था। आर्यन का दिमाग सुन्न हो जाता है। ये बुड्ढा हमेशा बीच में आता है। अनामिका अब आर्यन की ओर बढ़ती है। साहब भागिए, ऊपर सुबह होने वाली है। सूरज की पहली किरण ही इसे रोक सकती है। विशन काका की आत्मा अनामिका से टकराती है। तहखाना हिलने लगता है। आर्यन अपनी पूरी जान लगाकर सीढ़ियों की तरफ भागता है। पीछे से अनामिका की चीख आती है। आर्यन एक भारी कुर्सी उठाता है और पूरी ताकत से खिड़की के कांच पर दे मारता है। कांच टूटता है, साथ ही एक हल्की नीली रोशनी अंदर आती है। तभी सूर्य की पहली किरण टूटी खिड़की से अंदर आती है और सीधे अनामिका के चेहरे पर पड़ती है। वो चीखती है। वो कोहरे में वापस मिल जाती है। आर्यन वहीं फर्श पर गिर पड़ता है।
आर्यन अपनी आंखें खोलता है। मिस्टर आर्यन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं कहाँ हूँ? काका, बिशन काका। बिशन काका? आप उस चौकीदार की बात कर रहे हैं? हाँ, उन्होंने ही मेरी जान बचाई है। और वो औरत अनामिका। मिस्टर आर्यन, देवदार विला में पिछले 10 सालों से कोई नहीं रहता। वहां के आखिरी चौकीदार विशन सिंह की लाश कभी नहीं मिली थी। लोग कहते थे कि वो कहीं चले गए। आर्यन सन्न रह जाता है। तो फिर वो कौन था और मुझे किसने बचाया? गांव के कुछ लोगों ने विला से धुआं उठते देखा था। जब हम वहां पहुंचे तो आप बेहोश थे, लेकिन एक अजीब बात थी। क्या? आप तहखाने में थे, एक पुराने कंकाल के पास लिपटे हुए पड़े थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक वो कंकाल बिशन सिंह का ही था। लेकिन एक चीज और है जो मेडिकल साइंस के हिसाब से यह नामुमकिन है। क्या? आपकी उंगलियां काली पड़ चुकी थी। हमें लगा था हमें आपके हाथ काटने पड़ेंगे, लेकिन जब हम आपको यहां लाए तो रिकवरी शुरू हो गई। आपकी त्वचा पर जलने के निशान भी है। जी, जैसे किसी ने बहुत गर्म लोहे से आपको पकड़ा हो। आपकी गर्दन पर एक हाथ का निशान छपा है, एक औरत के हाथ का निशान। डॉक्टर चले गए, इंस्पेक्टर भी चले गए। मैं वहां अकेला लेटा था। मैंने सोचा चलो सब खत्म हुआ, मैं बच गया। तभी मेरी नजर साइड टेबल पर रखे मेरे सामान पर पड़ी। मेरा बटुआ, मेरी घड़ी और मेरी वो डायरी जो मैं वहां लिख रहा था। मैंने कांपते हाथों से डायरी उठाई, पन्ने पलटे। आखिरी पन्ना जो मैंने उस रात लिखा था जब अनामिका आई थी, लेकिन वहां मेरी लिखावट नहीं थी। वहां एक अलग शैली की लिखावट में कुछ लिखा था। मैंने पढ़ा, तुम बच गए आर्यन, लेकिन याद रखना सर्दी हर साल आती है और अब मेरे पास तुम्हारा हिस्सा है। देखो अपनी छाती पर। मैंने अपना अस्पताल का गाउन हटाया और अपनी छाती देखी। वहां ठीक मेरे दिल के ऊपर त्वचा पर एक निशान उभरा हुआ था। वो एक टैटू जैसा था। और तभी कमरे का तापमान अचानक से गिर गया। एसी बंद था, हीटर चल रहा था, लेकिन मेरे मुंह से भाप निकलने लगी। खिड़की के कांच पर बाहर की तरफ से नहीं बल्कि अंदर की तरफ से कोहरा जमने लगा और उस कोहरे में एक उंगली से शब्द उभरने लगे, मैं इंतजार करूंगी। अगले साल मुझे एहसास हुआ कि वो छलावा बाहर नहीं रह गया था, वो मेरे अंदर आ गया था। मुझे अब ठंड नहीं लग रही थी, मुझे गर्मी लग रही थी, बहुत ज्यादा गर्मी। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के